दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी एक अनजाना सफर। शिप्रा खिड़की के बाहर आसमान के बदलते रंग देख रही थी। कायदे से इस वक्त उसकी पलकें नींद से बोझिल होनी चाहिए थीं, लेकिन वो आंखें बंद करना तो दूर झपका भी नहीं पा रही थी। वो सुबह 4 बजे ऑफिस से लौटी थी, 17 घंटे की ड्यूटी करके। ये बस एक रात की बात नहीं थी। हफ्ते में कम से कम 3 दिन वो इसी वक्त ऑफिस से लौटती थी। पहले इंडियन क्लाइंट्स को हैंडल करना और फिर अमेरिका के टाइम जोन के हिसाब से वहां के क्लाइंट्स को सर्विस करना। उसकी जिंदगी देश और विदेश की घड़ियों की सुइयों के बीच लटक कर रह गई थी। आज वो घड़ी की सुइयों को नहीं, बस बाहर आसमान में सूरज को देखे जा रही थी। वो बगल के 2 मंजिल वाली बिल्डिंग की छत से सरकता हुआ उसकी 4th फ्लोर की खिड़की तक आ पहुंचा था और इन घंटों में शिप्रा 1 इंच भी नहीं हिली थी अपनी जगह से। फोन पे मैसेज का बीप आया और उसने अनमने से मैसेज खोला। उसकी कॉलीग साक्षी का मैसेज था। प्रमोशन की खबर पक्की है। वो कुछ पल मोबाइल स्क्रीन को घूरती रही। 2 साल की उसकी मेहनत रंग ला रही थी। आखिरकार उसे वो पोजीशन मिल रही थी जो सिर्फ उसका नहीं बल्कि ऑफिस में बहुत से लोगों का सपना था। अचानक उसके चारों तरफ फोन की घंटियां, क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट, बॉस की आवाज, ऑफिस के कैंटीन की वो गरम तेल की महक, सब घूमने लगा। उसे लग रहा था मानो वो किसी दलदल में धंसी जा रही हो। अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए उसने कुछ और सोचना चाहा, लेकिन क्या सोचती। उसकी जिंदगी में कुछ और था ही कहां। आमतौर पे 27 साल की लड़की की जिंदगी में प्यार होता है, दोस्ती होती है, कोई हमसफर होता है, मगर शिप्रा ने इन सारी इंसानी फितरतों को कॉलेज में ही अपने सपनों को भेंट चढ़ा दिया था। प्यार तो उसके लिए सबसे बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम था। उसकी जिंदगी जैसे डिब्बों में बंद थी। एक डिब्बा था घर और दूसरा ऑफिस का केबिन। वो अब खिड़की पर बैठकर सूरज को नहीं देखना चाहती थी। वो खुले आसमान में उड़ जाना चाहती थी, इन डिब्बों से बाहर निकलना चाहती थी। उसने माँ को फोन मिलाया। माँ के फोन उठाते ही उसने धीमे से कहा, माँ मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। कहाँ? पता नहीं कहाँ, शिप्रा ने कहा तो माँ लगभग चीख पड़ी थी। पता नहीं कहाँ मतलब? शिप्रा, हैव यू गॉन मैड? माँ की आवाज में गुस्सा और फिक्र दोनों घुले हुए थे। वो कुछ समझा रही थी मगर शिप्रा ने फोन रख दिया। आज उसका मन बगावत पे था। घंटे भर बाद पीठ पे एक बैग लादे शिप्रा स्टेशन में थी। उसने अपनी जिंदगी में अब तक ढेर सारी मंजिलें बनाई थी। अपनी मेहनत और लगन से उन तक पहुंची भी थी, लेकिन ये पहली बार था कि वो बिना मंजिल की सोचे एक सफर पे निकल पड़ी थी। शिप्रा ने रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर पूछा, ये अगले 1-2 घंटे में किसी ट्रेन में रिजर्वेशन मिलेगा क्या? टिकट काउंटर पर बैठे आदमी ने जवाब दिया, अजमेर के लिए है एक ट्रेन 8:25 की, स्लीपर में सीट है, 355 लगेंगे। शिप्रा ने टिकट काउंटर की खिड़की से हाथ अंदर सरकाकर 500 रुपए का नोट आगे कर दिया। ट्रेन टाइम पर थी। साइड लोअर बर्थ मिली थी। ट्रेन चली तो एक अजीब से सुकून ने उसको घेर लिया। ट्रेन आगे बढ़ रही थी और उसकी भागदौड़ की जिंदगी पीछे छूट रही थी। अब तक की जिंदगी के सफर में शिप्रा ने कभी रुककर सांस नहीं ली थी, कोई रिश्ता नहीं बनाया था, सिर्फ भागती चली गई थी, एक के बाद एक मंजिल की तरफ। उसे याद आया कि उसने पिछले 24 घंटे से कुछ खाया नहीं था। पेंट्री वाले से खाना मंगाया और खाकर वो कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह नींद खुली तो ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी। शिप्रा ने पास बैठे एक बुजुर्ग से पूछा तो पता चला कि आगे रेलवे ट्रैक में गड़बड़ी हो गई है और 3-4 घंटे लगेंगे ठीक होने में। शिप्रा ने प्लेटफॉर्म पे उतर कर देखा तो बस एक रेलवे ऑफिस था जिस पर दूलरगढ़ लिखा था और एक चाय की टपरी। शिप्रा वहां चाय लेने पहुंची तो चाय वाला लड़का किसी को बता रहा था, छोटा सा शहर है सर ये, लेकिन टूरिस्ट आते हैं कभी कभी। राजा दूलरचंद का महल है और एक पुरानी बावली भी है। शिप्रा ने प्लेटफॉर्म के बाहर नजर दौड़ाई तो नीले, पीले और गुलाबी रंगों से पुते हुए घरों का लंबा विस्तार दिखा।
उसने मुड़कर रुकी हुई ट्रेन की तरफ देखा। वो जिंदगी के बारे में सोचने लगी, लेकिन फिर अपने दिमाग को रोक दिया उसने। और नहीं सोचना था कुछ, इतने सालों में बहुत कुछ सोच लिया था उसने। अब बिना सोचे समझे किसी अल्हड़ की तरह जीना था, कम से कम तब तक जब तक वो सफर पर थी। उसके मन ने दलील दी कि जब कोई तय मंजिल ही नहीं है तो क्या अजमेर और क्या दूलरगढ़। वो अपनी सीट पे गई और अपना बैग उठा लिया। बगल वाले बुजुर्ग ने हैरानी से पूछा, आपको क्या यहीं उतरना था? पिछले 3 दिनों में वो पहली बार मुस्कुराई थी। बोली, हाँ यहीं उतरना है। स्टेशन के बाहर एक बड़ा सा नीम का पेड़ था और उसके नीचे अपने रिक्शा में बैठे सुस्ताता हुआ एक आदमी। उसने रिक्शे वाले से पूछा, दूलरगढ़ महल चलोगे भैया? रिक्शा वाला झट से तैयार हो गया। रिक्शा उस टूटी फूटी रोड पर हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ चला। शिप्रा ने एक बार मुड़कर देखा तो अजमेर वाली ट्रेन वहीं खड़ी थी। उसको लगा कहीं वो कोई गलती तो नहीं कर रही थी, लेकिन उसके मन को वो छोटा सा शहर, वो महल न जाने क्यों खींचे चला जा रहा था। रिक्शा एक लाल पत्थरों वाली हवेली के सामने रुक गया। उस हवेली के सामने 2 ऊंट बंधे थे। वहीं चारपाई पे एक बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। हवा ऊंट के गोबर की बदबू से लैस थी। हवेली से 1-2 टूरिस्ट नुमा लोग अंदर बाहर कर रहे थे। शिप्रा ने पूछा, ये क्या है? रिक्शे वाले ने जवाब दिया, मैडम जी कोई इतने बड़े भी राजा नहीं थे दूलतचंद की अकबर जैसा महल बनवा देते। महल खास नहीं है मैडम जी, लेकिन इसके आंगन में जो है वो खास है। शिप्रा को आज सब कुछ अच्छा लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या खास है आंगन में? वो तो अंदर जाके पता लगेगा मैडम जी। कहिए तो महल दिखा दूं आपको, जो ठीक समझे दे दीजिएगा। वो चुपचाप उसके साथ महल देखने बढ़ चली। रिक्शे वाला उसे एक कमरे से दूसरा कमरा, दूसरे से तीसरा कमरा दिखाने लगा। आम सी दिखने वाली दीवारें थीं और आम से दिखने वाले दरवाजे। वो उसे बता रहा था कि दूलरचंद और उसकी रानी की प्रेम कहानी मशहूर थी। उनकी प्रेम कहानी सुनते सुनते शिप्रा ने खुद को हवेली के आंगन में पाया। आंगन में बस एक बड़े से पत्थर की तश्तरी थी जिसमें पानी भरा था और बगल में एक गुलाब का पौधा था। रिक्शा वाला कह रहा था, कहा जाता है 61 साल तक रोज दूलरचंद महाराज और उनकी रानी हर सुबह यहीं मिलते थे और रोज रानी उनको इसी पौधे से तोड़ के एक गुलाब देती थी और फिर महाराज इसी बर्तन से पानी लेके रानी के पैर धोते थे। दोनों ऐसा क्यों करते थे ये तो वो ही जाने, लेकिन कहा जाता है कि दोनों की मौत भी एक साथ इसी आंगन में हुई थी। उसने तश्तरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसमें जो गुलाब के फूल तैर रहे हैं ना, ये मन्नत मांग के डाले गए हैं। प्यार पाने की मन्नत मांगते हैं यहाँ लोग। आपको भी अगर ऐसी कोई मन्नत मांगनी है तो मांग लीजिए, 100% सच होगा। शिप्रा का मन किया अपना सर धुन ले। इतनी दूर अपनी ट्रेन छोड़कर वो ये कहानी सुनने आई थी। ये प्रेम प्यार की बकवास। उसका मन कर रहा था कि वो चीख चीख के उस हवेली के आंगन में कहे कि प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, बस ढकोसला है। उसने देखा था कि कैसे उसके माँ बाप का 12 साल का लव मैरिज वाला प्यार तार तार होके डिवोर्स में बदल गया था। उसने रिक्शे वाले को घूरा और बोली, स्टेशन वापस ले चलो। उसकी आवाज के गुस्से को सुनकर वो सकपका गया, चुपचाप आगे बढ़ गया। शिप्रा भी कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर एकाएक रुक गई, मुड़ी और उस तश्तरी तक गई। वहां तैर रहे 3 गुलाबों में से एक उसने उठा लिया। किसी एक जिंदगी को तो बिगड़ने से बचा लूं, यह कहते हुए वो महल से बाहर निकल गई। उसके हाथ में गुलाब देखकर रिक्शे वाला हैरान था। उसकी सवारी उस गुलाब के तिलिस्म को नहीं जानती थी, लेकिन वो जानता था। शिप्रा स्टेशन पे वापस आई तो अजमेर वाली ट्रेन जा चुकी थी। अगली ट्रेन जयपुर के लिए घंटे भर बाद थी। वो अजीबोगरीब प्रेम कहानी सुनकर उसके मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ था। चाय की टपरी से वो बिस्किट के पैकेट खरीद रही थी कि पीछे से आवाज आई, शिप्रा सान्याल। मुड़कर देखा तो एक शख्स खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पे दाढ़ी थी, उसकी आंखों में चमक। शिप्रा, पहचाना नहीं? अरे मैं शिखर जोशी। वो नाम सुनते ही शिप्रा के चेहरे पर भी चमक आ गई। अरे शिखर तुम?
कैसे पहचानती? आधे चेहरे पे तो दाढ़ी उगा रखे हो। शिखर जोशी, कॉलेज में उसका क्लासमेट था वो। उसे याद ही नहीं कि कभी दोनों ने आपस में सीधे मुंह बात भी की हो। वजह ये कि दोनों में आगे बढ़ने की होड़ लगी रहती थी। 3 साल की रेस में शिप्रा ही जीती थी। देश के सबसे बड़े मैनेजमेंट कॉलेज में दाखिला मिला था उसे। शिखर ने उसके बाद क्या किया ये जानने की कोशिश भी नहीं की थी उसने। शिखर ने पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? बस यूं ही। वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो वहां क्या कर रही थी, तो शिखर को क्या बताती। शिखर ने किसी उतावले बच्चे की तरह अगला सवाल किया, अच्छा ये बताओ क्या कर रही हो आजकल, कहाँ रहती हो? शिप्रा हैरान थी। कॉलेज में हमेशा चुप चुप रहने वाला खड़ूस शिखर जोशी इतना कैसे बदल गया था। मुंबई में हूँ, एक बैंक में जनरल मैनेजर हूँ, शिप्रा ने कहा। आहा, अचीवर, शिखर ने हंसकर कहा तो शिप्रा उसकी आवाज में जलन ढूंढने लगी, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। वैसे भी आज उसको अपनी जिंदगी, अपनी काबिलियत पे बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। उसने टॉपिक बदलते हुए पूछा, तुम यहाँ कैसे? मैं एक किताब लिख रहा हूँ, ऐसी प्रेम कथाओं पे जो मशहूर नहीं हुई। शिप्रा मन ही मन मुस्कुरा उठी। ओ, तो मैथ्स में एक मार्क्स के लिए लड़ने वाले महाशय राइटर बन गए? उसने पूछा, दूलर चंद पे लिख रहे हो? शिखर ने हाँ में सर हिलाया। बोला, तुम भी वहां गई थी क्या? शिप्रा को याद आया वो गुलाब जो अब भी उसके हाथ में था। उसने बस मैं जवाब दिया और उस गुलाब को अपने हैंडबैग में रख लिया। शिखर सवाल पूछता रहा और शिप्रा जवाब में हाँ हूं करती रही। जयपुर की ट्रेन आई। दोनों को अलग अलग सीट मिली। वो जहां बैठी थी वहां से शिखर को देख पा रही थी। वो सामने बैठे एक बच्चे के साथ खेल रहा था। उसे गुदगुदी करता, हंसाता और खुद भी जोर जोर से हंसता। खुली खुली सी हंसी। शिप्रा को उसे देखकर रश्क हो रहा था। वो भी ऐसे ही हंसना चाहती थी, लेकिन सालों से ऐसे हंसी नहीं थी वो। दोस्तों, कभी कभी कोई आसान काम करना कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम उसे करने का तरीका भूल चुके होते हैं। शिप्रा भी ये तरीका भूल चुकी थी और वक्त जल्द ही उसे फिर से सिखाने वाला था। जयपुर स्टेशन के भीड़ भाड़ शोर शराबे के बीच शिखर ने पूछा, शिप्रा कहाँ ठहरी हो? आई डोंट नो येट। शिप्रा के जवाब पे शिखर हंसने लगा। प्लानिंग मास्टर आज बिना प्लान के। खैर सुनो, क्या मैं अपने वाले गेस्ट हाउस में पूछूं? शिप्रा ने मना नहीं किया। वो गुनगुना रही थी, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। गेस्ट हाउस शहर से दूर था। वहां के सुकून को शिप्रा धीरे धीरे खुद में भरने लगी थी। दिन में शिखर काम के लिए निकल जाता और शिप्रा इत्मीनान का लिहाफ ओढ़े अपने साथ लाई किताबों में डूब जाती। शिखर उसका मजाक उड़ाता, तुम अब भी किताबी कीड़ा हो। वो हंस देती, लेकिन मन ही मन जानती थी कि उसने सालों बाद किताबों को हाथ लगाया था। शामें अक्सर दोनों बातें करते बिताते। एक तरफ तो शिखर से बात करना शिप्रा को आसान लगता, वहीं दूसरी तरफ उसकी बातें शिप्रा को ये एहसास दिलाती कि वो क्या खो रही है। 2 साल कॉर्पोरेट जगत में नौकरी करके छोड़ चुका शिखर उस हाल से गुजर चुका था जहां से अब वो गुजर रही थी, लेकिन वहीं उस पिंजड़े से आजाद होकर अपने अरमानों के खुले आसमान में उड़ता शिखर शिप्रा को उसकी बेबसी का एहसास भी करवा रहा था। ये उनकी चौथी शाम थी उस गेस्ट हाउस में। शिप्रा ने पूछा, शिखर तुम इतनी आसानी से अपना करियर कैसे छोड़ा है? मुस्कुराते हुए शिखर ने कहा, मैं लिखना चाहता हूँ, नौकरी ज़रूरी है, लेकिन अपनी ख्वाहिशों का गला घोट के मैं खुद से अनफेयर नहीं हो सकता था। शिप्रा के चेहरे पर उदासी थी। अच्छा है, तुम्हारे पास ख्वाहिशें हैं तो, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शिप्रा, ख्वाहिशें उतनी ही ज़रूरी होती हैं जितनी सांसें। ढूंढो, कहीं दबी पड़ी मिलेंगी तुम्हारे अंदर। उस शाम शिखर की इस बात ने शिप्रा को झकझोर के रख दिया था। शिप्रा बदल रही थी, ढूंढने लगी थी खुद में कुछ। जयपुर की आखिरी शाम आसमान में एक बड़ा सा चांद निकल आया था। दोनों चांद को ही देख रहे थे। शिखर ने कहा, यह चांद जयपुर और मेरी तरफ से तुमको फेयरवेल गिफ्ट है। शिप्रा ने एक भौं उठाते हुए कहा, फेयरवेल मतलब मुंबई में नहीं मिलेंगे क्या? शिखर छेड़ने वाले अंदाज में बोला,
अब कॉर्पोरेट लाइफ के चक्रव्यूह में फंसी तुम कहाँ मिलोगी मुझसे। शिखर को अंधेरे में दिखा नहीं, लेकिन शिप्रा की आंखें भर आई थीं। शिप्रा ने धुंधली आंखों से शिखर को देखा। बहुत ढूंढने के बाद उसको एक धुंधली सी ख्वाहिश मिल ही गई थी, शिखर का साथ। हाँ, उसे शिखर का हंसना, उसकी बातें, उसका जिंदगी जीने का अंदाज भा गया था। उस रात चांद की रोशनी में प्यार के एक छोटे से पौधे ने शिप्रा के बंजर मन में चुपके से अपनी जड़ें जमा ली। वो सीधे अपने कमरे में आई। पर्स से उसने उस गुलाब की सूखी पंखुड़ियां निकाली जिसे उसने दूलरगढ़ के महल से उठाया था। पंखुड़ियों को घूरती रही। उसने तो कोई मन्नत नहीं मांगी थी, फिर ये सब कैसे? जो शिप्रा जयपुर गई थी, मुंबई वो नहीं लौटी थी। तभी तो घर आते ही उसने प्रमोशन के लिए मना कर दिया। उसकी वो धुंधली ख्वाहिश माँ बाबा की नाकाम शादी से आगे निकलकर उसे रिश्ते में बंधना सिखा रही थी। बंद शिखर भी रहा था। बातें करना, रोजमर्रा की हर छोटी बड़ी चीजों को बताना उसकी आदत नहीं, अब धीरे धीरे उसकी जरूरत बनती जा रही थी। शिखर शिप्रा के मनपसंद रंग पहनने लगा था और शिप्रा शिखर के फेवरेट गाने गुनगुनाने लगी थी। प्यार उनको उसी तरह बदल रहा था जैसे कुम्हार मिट्टी को चाक पर रखकर उसका आकार बदलता है। एक ऐसे ही दिन शिखर ने पूछा, कॉलेज चलोगी? कॉलेज से शिप्रा की कोई खास मीठी यादें नहीं जुड़ी थी, लेकिन उसने मना नहीं किया। कॉलेज पहुंचे तो सब बदला बदला सा था। कॉलेज की बिल्डिंग नीले से लाल हो चुकी थी। लंबी घुमावदार सीढ़ियों के बगल में लिफ्ट थी। अब दोनों कॉरिडोर से कॉमर्स सेक्शन की क्लासेस की तरफ बढ़ रहे थे कि शिप्रा के कदम धीमे हो गए। वो हैरान थी। जब वो टॉपर का मेडल लेकर उस कॉरिडोर से गुजरी थी, तब भी उसे यूं महसूस नहीं हुआ था। फिर आज वो मुस्कुरा उठी। शिखर का साथ उसे वो सुकून दे रहा था जो उसकी बढ़ी हुई सैलरी और प्रमोशन नहीं दे पाए थे। दोनों कैंटीन पहुंचे तो लाल कुर्सियों और पीली टेबल के साथ वो कोई रेस्टोरेंट सा लग रहा था। कॉफी पीते हुए शिप्रा ने कहा, कितना कुछ बदल गया है ना? शिखर हंस पड़ा। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। अब बताओ, 5 साल पहले किसने सोचा होगा कि शिखर जोशी और शिप्रा सान्याल यूं आमने सामने बैठ के कॉफी पी रहे होंगे? कि शिखर जोशी शिप्रा सान्याल से, कहते हुए शिखर रुक गया। शिखर जोशी शिप्रा सान्याल से क्या? आगे बोलो शिखर। शिखर के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान उभर आई। जानती तो हो, फिर पूछती क्यों? शिप्रा की नम आंखें शिखर की आंखों में लिखे प्यार को पढ़ रही थीं। उसने हाथ आगे बढ़ाकर शिखर का हाथ कस के थाम लिया। बोली, मेरे साथ दूलरगढ़ चलोगे? 10 दिन बाद दोनों दूलरगढ़ में थे, उसी महल में, उसी आंगन में। शिप्रा ने अपने हैंडबैग से गुलाब की सूखी पंखुड़ियां निकाली और उन्हें उस पत्थर की तश्तरी के पानी में डाल दिया। फिर उसने गुलाब के पौधे से एक गुलाब तोड़कर उसी तश्तरी के पानी में डाल दिया। शिखर हंस पड़ा। डोंट टेल मी शिप्रा कि तुम इन सब बातों को मानती हो। और ये गुलाब किसके लिए? तुम्हें तो तुम्हारा प्यार मिल गया ना? शिप्रा ने शिखर का हाथ थाम लिया। मानने का क्या है, हम पत्थरों को भगवान मान लेते हैं, और ये गुलाब किसी ऐसे के लिए है जिसको प्यार की सख्त जरूरत हो। वहां से दूर दूलरगढ़ रेलवे स्टेशन पर फिर एक ट्रेन आकर रुकी और एक नौजवान रिक्शा पे सवार होकर दूलरगढ़ का महल देखने चला आ रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।